सोचिए, एक साधारण सा जेबकतरा जो सड़कों पर छोटी मोटी ठगी करके अपना पेट पालता है, वही आदमी एक दिन दुश्मन देश के सबसे बड़े जनरल तक की जासूसी करने निकल पड़े और उसकी एक गलती पूरे देश को एक और युद्ध में झोंक सकती हो। यही है इस कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है 60 के दशक में, जब चीन के साथ हुई जंग में भारत बुरी तरह हार चुका था। देश की सेना कमजोर पड़ चुकी थी और अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही थी। इसी कमजोरी को भांपते हुए पाकिस्तान भी मौका ढूंढ रहा था कि कैसे कश्मीर में घुसपैठ करके भारत पर हमला बोला जाए। ऐसे नाजुक वक्त में भारतीय खुफिया एजेंसी को एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब भी वो किसी फौजी अफसर को जासूस बनाकर पाकिस्तान भेजते हैं, वहां का बेहद खतरनाक आईएसआई अफसर कर्नल जैदी उसे बड़ी आसानी से पकड़कर मार डालता है। यही देखकर खुफिया विभाग के दो बड़े अफसर एसकेएस मूर्ति और रामकिशोर नेगी एक अलग और अनोखा तरीका सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर किसी ट्रेंड फौजी की जगह एक बिल्कुल आम आदमी को भेजा जाए तो शायद कोई शक ही नहीं करेगा। इसी सोच के दौरान उनकी मुलाकात कामरान बख्श नाम के एक छोटे मोटे ठग से होती है। कामरान बहुत ही चालाक और तेज तर्रार है। वो खुद इन दोनों बड़े अफसरों को ठगने की कोशिश करता है, मगर उसकी यही चालाकी और होशियारी मूर्ति को इतनी पसंद आती है कि वो फैसला करता है कि यही आदमी उनका अगला जासूस बनेगा। कामरान को सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, उसे नई पहचान दी जाती है। उसका नाम रखा जाता है हरफन बुखारी। यह असली नाम एक ऐसे लड़के का था जिसका पूरा परिवार बंटवारे के वक्त पाकिस्तान चला गया था, मगर असली हरफन का परिवार भारत में ही रह गया था। बाद में एक हादसे में असली हरफन और उसका परिवार आग में जलकर मारा जाता है, सिवाय उसकी दादी और चाचा के जो लाहौर में ही रहते हैं। अब कामरान इसी मरे हुए हरफन की पहचान ओढ़कर लाहौर पहुंचता है। वहां उसे अपनी दादी और चाचा से मिलना पड़ता है। बड़ी होशियारी से वो खुद को उनका खोया हुआ पोता साबित करता है। धीरे धीरे वो लाहौर के बड़े बड़े रसूखदार लोगों के बीच अपनी जगह बनाना शुरू करता है। उसका हैंडलर आलमगीर उसे हर कदम पर सही रास्ता दिखाता है। दोनों मिलकर एक खतरनाक खेल खेलना शुरू करते हैं। हरफन धीरे धीरे पाकिस्तानी फौज के एक बड़े जनरल आगा खान के करीब पहुंचता है। इसके लिए वो आगा खान की करीबी गायिका बेगम अनार से रिश्ता बनाता है। बेगम अनार के जरिए वो जनरल के घर तक भी पहुंच जाता है और वहां चुपचाप जासूसी के यंत्र लगा देता है। इन्हीं यंत्रों की मदद से भारतीय खुफिया विभाग तक पाकिस्तान की गुप्त सैन्य योजनाओं की जानकारी पहुंचनी शुरू होती है। इसी दौरान हरफन की मुलाकात जमीला अहमद से भी होती है, जो लाहौर के सबसे बड़े अखबार के मालिक की बेटी है। इस रिश्ते से भी उसे कई अहम जानकारियां हासिल होती हैं। इस पूरे सफर में एक बात बहुत खास है। हरफन सिर्फ अपनी चालाकी और होशियारी से काम नहीं चलाता, बल्कि वो हर रिश्ते को बहुत बारीकी से समझता और इस्तेमाल करता है। बेगम अनार के साथ उसका रिश्ता सिर्फ जासूसी के लिए शुरू होता है, मगर धीरे धीरे उसमें भी एक अजीब सी उलझन आ जाती है, क्योंकि बेगम अनार खुद भी जनरल आगा खान की दुनिया में फंसी हुई एक अकेली औरत है। हरफन को कभी कभी उसकी आंखों में सच्चा दर्द भी दिखता है, मगर मिशन की खातिर उसे अपनी भावनाओं को हमेशा पीछे रखना पड़ता है। यही हाल जमीला अहमद के साथ भी होता है। एक तरफ वो उसकी मदद से अखबार की दुनिया की अंदरूनी खबरें निकलवाता है, दूसरी तरफ खुद जमीला उससे सच्चा लगाव रखने लगती है। हरफन के लिए यह सबसे मुश्किल हिस्सा है। वो हर पल यह सोचता रहता है कि उसकी असली पहचान खुलते ही ये सारे रिश्ते, सारा भरोसा एक झटके में टूट जाएगा। फिर भी वो अपने फर्ज के आगे झुकता नहीं। इसी बीच लाहौर की गलियों में एक और खतरा लगातार बढ़ता रहता है। कर्नल जैदी अपने काम में बेहद माहिर है। वो चुप रहकर काम करता है। शक होते ही बिना शोर मचाए अपने शिकार को खत्म कर देता है। उसकी वजह से पहले भी कई भारतीय जासूस या तो मारे जा चुके हैं या गायब हो चुके हैं। यही वजह है कि हरफन को हर मुलाकात, हर बातचीत में बेहद सावधान रहना पड़ता है। एक छोटी सी गलती, एक गलत निगाह भी उसकी पूरी पहचान बेनकाब कर सकती है। आलमगीर हर वक्त उसके साथ एक परछाई की तरह खड़ा रहता है। वो उसे सही वक्त पर सही सलाह देता है, कभी उसे पीछे हटने को कहता है तो कभी आगे बढ़ने का इशारा करता है। दोनों के बीच एक अनकहा भरोसा और साथ बन जाता है, जो सिर्फ काम का रिश्ता नहीं बल्कि एक गहरी दोस्ती जैसा महसूस होता है। यही वजह है कि जब आलमगीर पकड़ा जाता है
तो हरफन को सिर्फ मिशन खोने का डर नहीं बल्कि अपने सबसे करीबी साथी को खोने का दर्द भी सताता है। वो चुपचाप भारतीय जासूसों को एक एक करके खत्म करता जाता है। हरफन को हर पल यह डर सताता रहता है कि कहीं एक भी छोटी सी गलती उसकी असली पहचान न खोल दे। वो दोहरी जिंदगी जीता है। एक तरफ पाकिस्तान में उसकी बनावटी जिंदगी है, परिवार है, रिश्ते हैं, और दूसरी तरफ उसके दिल में हमेशा अपने असली वतन भारत के लिए प्यार और फर्ज का एहसास जिंदा रहता है। धीरे धीरे हरफन को पता चलता है कि पाकिस्तान दो बड़े खतरनाक सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जिनका नाम है ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। इन दोनों ऑपरेशनों के जरिए पाकिस्तान कश्मीर में बड़े पैमाने पर घुसपैठ करके भारत पर अचानक हमला करने की योजना बना रहा है। यह जानकारी इतनी अहम है कि अगर सही वक्त पर भारत तक न पहुंची तो देश को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हरफन और आलमगीर मिलकर यह राज किसी भी कीमत पर भारत तक पहुंचाने की ठान लेते हैं, मगर ठीक इसी दौरान हालात बिगड़ने लगते हैं। एक मुठभेड़ में एक कत्ल हो जाता है, जिसका सीधा संबंध हरफन से जुड़ता दिख रहा होता है। आलमगीर पूरी कोशिश करता है कि इस मामले से जुड़े हर सबूत को मिटा दे ताकि हरफन बच सके, मगर इसी कोशिश में वो खुद कर्नल जैदी के हाथों पकड़ा जाता है। ये देखकर हरफन का दिल दहल जाता है। उसे एहसास होता है कि अब उसे अकेले ही इस मिशन को पूरा करना होगा। वो किसी तरह सरहद की तरफ भागता है। रास्ते में उसे एक तस्करों के गिरोह का सामना करना पड़ता है। अपनी चालाकी से वो उनसे भी बच निकलता है और आखिरकार एक सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचता है, मगर वहां उसका सामना एक भारतीय सैनिक से होता है जो उसे पाकिस्तानी जासूस समझकर तुरंत गिरफ्तार कर लेता है। हरफन बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वो असल में भारत का अपना आदमी है। सैनिक अपने ऊपर के अफसर को फोन लगाता है। फोन पर खुद मूर्ति होता है, मगर नियम और गोपनीयता की वजह से मूर्ति साफ मना कर देता है कि वो हरफन को पहचानता है। यह सुनकर हरफन को गहरा सदमा लगता है। अपनों ने ही उसे पहचानने से इनकार कर दिया। ठीक इसी वक्त एक खतरनाक दुश्मन कातिल वहां पहुंच जाता है और उस भारतीय सैनिक को मार डालता है। हरफन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है। उसे कश्मीर की तरफ भागना पड़ता है। इसी बीच मूर्ति को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो खुद कश्मीर की तरफ निकलता है ताकि हरफन को बचा सके। वहां पहुंचकर मूर्ति की मुठभेड़ उसी खतरनाक कातिल से होती है। गोली चलती है और मूर्ति के पेट में गोली लग जाती है। बुरी तरह घायल होने के बावजूद मूर्ति हार नहीं मानता। आखिरी पलों में हरफन और वो कातिल एक बार फिर आमने सामने आते हैं। ठीक उसी वक्त बुरी तरह घायल मूर्ति हिम्मत जुटाकर उस कातिल के सिर में गोली मार देता है और हरफन की जान बच जाती है। इसी बीच भारत की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी सरकार तक भी वो सारी अहम जानकारी पहुंच चुकी होती है जो हरफन ने इतने खतरों के बीच जुटाई थी। भारत के प्रधानमंत्री को यह साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की नीयत साफ नहीं है। इसीलिए भारत भी अब पूरी तैयारी के साथ जंग के लिए मैदान में उतरता है। इस बार भारत पहले से हर हाल के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पहले से पता है दुश्मन कहां और कैसे हमला करने वाला है। यही जानकारी भारत को इस जंग में जीत दिलाने में सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। आखिरकार भारत यह जंग जीत जाता है, मगर हरफन अब पहले जैसा हरफन या कामरान नहीं रहता। वो थक चुका है, टूट चुका है। वो चाहता है कि अब एक शांत और सीधी सादी जिंदगी जिए। वो आलमगीर के गांव में जाकर एक साधारण किसान की तरह रहने लगता है। खेतों में काम करता है, धूप में पसीना बहाता है, मगर उसके अंदर का जासूस पूरी तरह कभी नहीं मरता। कुछ समय बाद खुद मूर्ति उससे मिलने आता है। वो हरफन के सामने एक नया मिशन रखता है। वो कहता है कि देश को अब भी उसकी जरूरत है। दुश्मन का खतरा अभी टला नहीं है। हरफन कुछ देर खामोश रहता है, अपने खेतों की तरफ देखता है, अपनी शांत जिंदगी को याद करता है, मगर उसके अंदर देश के लिए जो जज्बा है वो उसे फिर से मैदान में उतरने पर मजबूर कर देता है। वो एक बार फिर तैयार हो जाता है एक और खतरनाक मिशन के लिए, ये जानते हुए कि आगे का रास्ता पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। आखिर हरफन का अगला मिशन क्या होगा? क्या वो एक बार फिर दुश्मन के इलाके में जाकर देश को बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए ये पूरी फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें।